नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के 23 मार्च के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के करंट अफेयर्स में। आज का शुरुआत करते हैं हम आज के विचारों के साथ। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। यानी हम एक बोलते हैं ना कि हम सीख रहे हैं, चारों तरफ से ज्ञान लेकर के धीरे धीरे सीख रहे हैं। हमारा उतना विकास नहीं हुआ है, लेकिन एक सीखने की जिज्ञासा है और उस जिज्ञासा में हम सब कुछ सीख रहे हैं। और अभिमन्यु की तरह हमें एक उन लोगों के, एक बोलते हैं ना मेच्योर लोगों के बीच में, अनुभवी लोगों के बीच में छोड़ दिया गया है। लेकिन एक अभिमन्यु के अंदर जो सीखने की क्षमता थी, उसे अभिमन्यु को अभिमन्यु बना दिया और उसने बड़े बड़े ऐसे लोगों के बीच में युद्ध लड़ा जिनसे वो बहुत छोटा था, उम्र में भी, अनुभव में भी, सब कुछ में। लेकिन उसके पास था एक ज्ञान में थोड़ी सी कमी रह गई थी, जिसकी वजह से वो, और महाभारत थी, युद्ध क्षेत्र में सब कुछ होता है, जिसकी वजह से वह क्या हुआ था, उनने वीर गति को प्राप्त करी। उसे हम हार नहीं कहेंगे। एक छोटा सा बालक था जिसने अपने से बड़े योद्धाओं के बीच में युद्ध को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, ये अभिमन्यु था। तो अभिमन्यु पे ये हरिओम पवार जी की कुछ पंक्तियां हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। इन्हीं प्रेरित वाक्यों के साथ हम शुरुआत करते हैं पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा उसकी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बीच बीच में जो आपको एक गैप मिल रहा है, उसका एक कारण ये है कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको इतनी सारी खबरें नहीं रहती। 5 खबरें ढूंढ पाना बहुत कठिन कार्य होता है। 1 या 2 खबर भी मिल जाती है, बड़ी बात होती है। रहती हैं खबरें, लेकिन वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती, जिसकी वजह से करंट अफेयर कई बार नहीं डाल पाते। और यदि आप सभी आज्ञा करेंगे और आप सभी को लगता है कि नहीं सर आप तो कुछ भी डालो करंट अफेयर, आप खबरें होनी चाहिए और जो भी खबरें आप उनको लेके आओ, तो एक तरह से समाचार हो जाएगा। आप कहेंगे तो मैं उसको जरूर लेकर के आऊँगा, लेकिन मुझे एक लालच ये रहता है कि जो भी समय है वो आपका व्यतीत ना हो, क्योंकि ये पूरा परीक्षाओं का समय है। और यहाँ पर यदि हम अनावश्यक खबरें जिनका कोई सिर पैर की, बिना सिर पैर की, बहुत सारे उद्घाटन होते हैं, फीते कटते हैं, सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में वही योजनाओं के बारे में जानकारियां, जैसे लाडली बहना योजना है उसके बारे में जानकारियों को लेकर के दिल्ली के 5 से 10 प्रोग्राम हो जाते हैं। सब कुछ वही है, जितने भी सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन वहां से बनना तो सिर्फ लाडली बहनी योजना का ही प्रश्न है। किस जिले में कब हुआ, किस क्षेत्र में कब हुआ, किस तहसील में हुआ, ये प्रश्न नहीं बनने हैं। तो हम उनको क्यों अनावश्यक रूप से उन पे समय जायज करें कि आज यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ, लास्ट में उनका निकलना कोई कंक्लूजन नहीं है। तो जिसकी वजह से मैं वो करंट अफेयर लेकर के नहीं आ पा रहा, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास उतने रहते नहीं हैं और परीक्षाओं का समय है। तो हम नहीं चाहते कि आपका जो एक ये बोलते हैं ना एक डायमंड टाइम है, ये आपका अनावश्यक रूप से कोयले के चक्कर में बर्बाद हो। तो वो एक लालच है जिसकी वजह से नहीं करते हैं। पर यदि आप सभी कहेंगे कि नहीं हमें डेली करंट अफेयर्स चाहिए और आप लेकर के आइए, तो हम कोशिश करेंगे कि वो लेकर के आए। लेकिन मज़ा नहीं आएगा, पर आप कहेंगे तो उसको हम करेंगे। पर करंट अफेयर आपका एक दिन का भी नहीं छूटता है, इसकी मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ और 100% एश्योरिटी दे रहा हूँ, 99 भी नहीं। आपका एक दिन का भी करंट अफेयर नहीं छूटा है मध्य प्रदेश का, और आगे भी नहीं छूटेगा। आपका मंथ वाइज भी करंट अफेयर हमने आपको जनवरी फरवरी का करा दिया है, मार्च का भी कराया जाएगा। अप्रैल में आपकी अलग से क्लासेस लगेंगी करंट अफेयर्स की। पूरा करंट अफेयर इतने बेहतरीन तरीके से कराएंगे आपका अप्रैल माह में कि आपके एग्जाम का क्वेश्चंस हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां से हो जाए। जैसे पिछली बार किया था, लगभग सारे क्वेश्चंस एमपी करंट अफेयर्स के हमने उसमें कवर किए थे और ज़्यादा क्लास नहीं ली थी, केवल 1 आवर की क्लास ली थी, जिसमें आपका पूरा करंट अफेयर्स को ओवरऑल कंप्लीट करा दिया था। इस बार भी कोशिश रहेगी कि अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से क्लासेस लेंगे। कुछ नई योजनाएं हैं दिमाग में और अप्रैल माह में आपके पूरे करंट अफेयर्स को लेकर के एक अलग स्ट्रेटजी दिमाग में चल रही है, वो सब कुछ आपको लेकर के आएंगे। आपकी रेगुलर क्लासेस एमपीपीएससी को लेकर के जल्दी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी पटवारी का टाइम चल रहा है, लगभग लोग पटवारी की तरफ मूव है, तो इस वजह से हम भी क्लासेस नहीं चला पा रहे हैं और जल्दी करेंगे। तो एसमार जो एमआर है, ये कंपनी सऊदी अरबिया की है और इसने जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल बनाया है। अभी वैश्विक आतंकवाद सूची जारी करी गई है और जो भारत की रैंक है इसमें, भारत में महिला और पुरुष को लेकर के अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई 2023, जिसके अनुसार 2036 तक भारत का जो लिंगानुपात होगा, यानी 1000 पुरुषों में 952 महिलाएं हो जाएंगी। इसकी संख्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है लेकिन एक अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत का जो पहला बांस क्रैश बैरियर, जो सड़कों किनारे आपने बैरियर बने हुए देखे होंगे पुल वगैरह में, उसकी बात हो रही है। तो ये महाराष्ट्र पे बनाया गया है। मध्य प्रदेश की खबरों में था
पंडित उद्धव दास मेहता सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ये आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार से जुड़ा हुआ यदि आपसे प्रश्न है तो आपको याद रखना, क्योंकि ये 2017 के बाद मिला है, तो पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस व्यक्तित्व को दिया गया है। ये बहुत विरले है कि आपसे पूछ ले, लेकिन पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, पूछा जा सकता है। अभी वो शूटिंग चैंपियनशिप चल रही वर्ल्ड कप की, वो चल रही है भोपाल में, इंडोर स्टेडियम है वहां पर चल रही है। पुरस्कार किसको किसको क्या मिला, ये कौन क्या जीता, इसको लेकर के भी हम आएंगे। मध्य प्रदेश के जिले है पीएम मित्र मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है, ये पीथमपुर धार पे बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है वो भोपाल में है। और राज्य की एक संस्था जिसको ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, ये श्रम कल्याण मंडल है, इनका एक अभी प्रोग्राम भी हुआ था। बात करेंगे यहाँ पर यदि MPPSC की 2022 के तैयारी को लेकर के, अब पटवारी की एग्जाम धीरे धीरे आधे चरण पूरे हो चुके हैं और आपके ये मूव होने का समय है PSC की तरफ, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम है स्टेट का, और ये अब होने वाला है। और सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, प्री के होंगे ही होंगे, और जो भी बीच में समस्याएं हैं वो आप सभी को पता है क्यों हैं, वो जल्दी दूर हो जाएंगी, एक झटके में सारी दूर होंगी और सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप घर बैठे, और आप लोगों को एक जो कमी होती है एनवायरनमेंट की, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की, हमारे पास एक बोलते हैं ना कि एक कारण नहीं होता पढ़ने का, तो वो कारण आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आपको टारगेट्स दिया जाएगा, एक स्टडी प्लान होगा जिसको आपको पूरा करना है। साथ में 45 डेज का कंप्लीट टारगेट होगा कि कैसे पूरा करें, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। आपको यहाँ पर पर्सनल जो आपको प्रोग्रेस ट्रैकिंग आपकी रिपोर्ट भी रहेगी कि आपने अपना कार्य कितना किया, वहाँ पे आपको फिल करना होता है कि हाँ मेरा आज ये कंप्लीट हो गया, तो आपके पास एक पूरा आप अपना रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हो कि आप कितना पीछे चल रहे हो, कितना आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ में आपको एक गाइडेंस भी उपलब्ध करा जाता है, वीकली वीडियो कॉल होती है जिसमें हमारे अब आने वाले समय पे बाकी के जो टीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो आपको गाइड करेंगे किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम जा रही है, आप बताएंगे तो वो भी होगा। प्लस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पर आप सभी को ये मैं बता दूं, ऐसे ऐसे लोग मिलने वाले हैं इस प्रोग्राम पे, आप जब वीडियो कॉल में कनेक्ट होंगे, जो आपके स्टेट के बाहर बैठ करके, अन्य राज्यों में बैठ करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं इंदौर में रह के तैयारी नहीं कर पा रही, तो आप देखेंगे कि केरला त्रिवेंद्रम यहाँ पे बैठ करके लोग भी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड है, वहाँ पे जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं। फिर आपको लगेगा मेरे पास समय नहीं निकलता, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो आपको इसमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि प्रोफेशनल हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब के साथ ही तैयारी भी कर रहे हैं, वो समय निकाल ले रहे हैं और वो अपने 45 डेज के जो उनका टारगेट है उसको कंटिन्यू पूरा भी कर रहे हैं। तो यानी जॉब के साथ भी तैयारी कर रहे हैं। साथ में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। आपको ऐसे बोलते हैं ना, लड़कियां भी मिलेंगी जो शादीशुदा हैं, जॉब भी कर रही हैं और साथ में अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी अपना ये प्रिपरेशन कर रही। तो ऐसे लोगों की आपकी जब वहाँ मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी होता है। तो आप इसको एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, प्री की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 499 की इसके साथ मिल रही है। ये कोर्स जो है 997 का है। ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी ने मना लिया है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो विश्व जल दिवस है ये मुख्यतः आपका जो पीने का पानी होता है, मीठा पानी होता है, उसके संसाधन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पर इसका जो मुख्य फोकस है वो ये है कि 2030 तक सभी के लिए एक स्वच्छ पानी उपलब्ध करना, जिसके लिए अन्य योजनाएं भी भारत सरकार की तरफ से चालू की गई हैं इन्हीं टारगेट्स को पूरा करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या हुआ था, 1992 में एक प्रस्ताव रखा था, 1993 में जल दिवस समारोह की शुरुआत की गई थी। और 4 में से अभी आप बात करो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्तमान में 4 में से एक व्यक्ति के पास जो है सुरक्षित पेयजल से वो क्या है, वंचित है, यानी एक व्यक्ति के पास पीने का पानी नहीं है। खराब पानी और स्वच्छता और पानियों से खराब पानी की वजह से होने वाली बीमारियों के कारण, जो डायरिया वगैरह होता है उसके कारण लगभग 1.4 मिलियन लोग सालाना क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी। और संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका जो है इसने न्यूयॉर्क में 22 से 24 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम की बात करें तो है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है। ये सारी चीजें हैं। विश्व जल दिवस मनाने का संकल्प जो है पहली बार 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में फिर घोषित किया गया। पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। पहला विश्व जल दिवस वर्ष 1993 में मनाया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। हाल ही में ATP मास्टर
1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने रोहन बोपन्ना भारत के, लेकिन ये अकेले नहीं बने, इनके साथ भी थे, पूरी टीम इनकी लड़ी। भारत के जो रोहन बोपन्ना है, इन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए। 43 इनकी एज है। और इनके साथ 35 वर्षीय मैथ्यू एब्डेन, इन्होंने नीदरलैंड के जो वेस्ले कूलहेफ हैं और ब्रिटेन की नील स्की हैं कैलिफोर्निया, इनको क्या किया है, जो यूएसए में खेल चल रहा था वहां पे हराया है। इसके पहले बोपन्ना की यदि बात करी जाए तो बोपन्ना कनाडाई डेनियल नेस्टर 42 ईयर की उम्र में 2015 सिनासिनाटी मास्टर्स जीतने वाले साथ में पहले उम्रदराज खिलाड़ी थे। बोपन्ना ने अब तक 24 एटीपी खिताब जीते हैं, साथ ही में 5 एटीपी मास्टर्स 1000 में ये शामिल हैं। इनकी यदि वर्ल्ड वाइड रैंक बात करी जाए तो 11वें स्थान पर ये पहुंच गए हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। हाल ही में किस लेखक को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है शिव शंकरी, जिनको अभी सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तमिल लेखक लेखिका हैं और इनका जो नॉवेल है, जो इन्होंने लिखा है सूर्यवंशम, इसको सम्मानित किया गया है बस 2022 के लिए। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बिरला फाउंडेशन, यानी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इसमें लगभग 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो हाल ही में किस व्यक्तित्व को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध बहुत तेजी से मजबूत किए जा रहे हैं और इसमें जो सहयोग करेंगे वो रतन टाटा करेंगे। अभी क्या हुआ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमने क्या है FTA साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उन्हीं सब चीजों पे आगे बढ़ते हुए एक व्यक्तित्व है, रतन टाटा से अच्छा कोई व्यक्तित्व हो नहीं सकता यदि बिजनेस को, बाकी व्यापार को अच्छा करना है, सुगम करना और आगे बढ़ाना है। तो इनको क्या किया गया है, इनकी नियुक्ति की गई है और ये नियुक्ति छोटी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नर जनरल हैं उन्होंने इनके नियुक्ति की घोषणा करी है। और रतन टाटा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो संबंध है उनको क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, क्योंकि ये पहले से इसके समर्थक रहे हैं और इनका बहुत बड़ा व्यापार ऑस्ट्रेलिया और यूके में चलता है। तो अब क्या है इनकी, इसके अलावा इनकी बात करो तो न्यू साउथ वेल्स जो यूनिवर्सिटी है, इनको वहां पर डॉक्टर ऑफ बिजनेस मानद उपाधि सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। हाल ही में भारत को किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? यहाँ पर छिपा हुआ प्रश्न ये है कि G7 का अगला जो सम्मेलन है वो कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर है कि जापान के प्रधानमंत्री ने अभी क्या है, जो कि जिसका नाम रखा गया हिरोशिमा शिखर सम्मेलन, इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। जापान के प्रधानमंत्री हैं, वो अभी आए हुए थे किशिदा। और आपने गोलगप्पे वाली पिक्चर देखी होगी, कि मेरे को तो नहीं समझ में आता कि गोलगप्पे खाते हुए इंसान बात कैसे कर सकता है, लेकिन दोनों प्रधानमंत्री वहां पर गोलगप्पे खाते हुए आपको दिखे थे। चाय बाद में पी, शायद बात नहीं हो पाई थी, इस वजह से चाय पी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम याद रखना। जापान के प्रधानमंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनका एक दौरा भारत में हुआ है। तो हमारे यहाँ ऐसे प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष जो दौरा करते हैं, जिनका यहाँ पर प्रोग्राम होता है वो, प्लस इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति किसी देश के दौरे पे जाते हैं वहाँ के, तो ज़्यादातर उन देशों के आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वहाँ की कैपिटल पूछ ली जाएगी, लेकिन जो हमारे यहाँ आते हैं उनका ज़्यादातर आपसे नाम पूछ लिया जाता है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो आपको जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी चेंज हुए हैं, फूमियो किशिदा, इनका नाम याद रखना है और इन्होंने अभी इनवाइट किया है। G7 की बात करें तो G7 में टोटल 7 कंट्रियां, कभी कभी ये G8 भी बन जाता था जब इसमें कौन शामिल हो जाता था, रसिया, लेकिन रसिया को इन्होंने बाहर कर रखा, इस वजह से ये G7 है। और इसमें आपका कनाडा आता है, USA आता है, फिर यहाँ से UK आता है, फ्रांस आता है, इटली आता है, जर्मनी आता है, साथ में यूरोपियन यूनियन भी रहती है। एशिया से बात करें तो जापान रहता है। भारत इसमें आमंत्रित किया गया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। 2022 में जो 48वां G शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? जर्मनी की मेजबानी में हुआ था। आगे की तरफ बढ़े इससे पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप MPPSC प्री के मेंस के वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको प्री के कोर्स के साथ प्री के नोट्स मिलते हैं, मेंस के कोर्स के साथ आपको मेंस के नोट्स मिलते हैं और ये दोनों कोर्स जो है इसमें 3 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, साथ में आपको 4 ईयर का सब्सक्रिप्शन मेंस कोर्स में मिलता है, 3 ईयर का प्री में मिलता है, ऑनलाइन MCQ मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ में नोट्स भी मिलते हैं, PDF भी मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के साथ मिलती हैं। अनलिमिटेड वॉच टाइम मिलता है, कोई भी वीडियो आप कितनी बार भी देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दिए गए नंबर या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र है, जिसको अभी हाल ही में पवित्र घोषित किया गया है, ये किस जिले में आता है? तो ये दमोह जिले में आता है। काफ़ी पहले घोषणा की गई थी, अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी जहाँ पर ये
लिए निर्णय लिया गया है। और ये साथ ही में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र, ये दोनों कहाँ आते हैं, दमोह में आते हैं। इनको पवित्र घोषित करने के लिए क्या कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आगे की उस पर जो भी घटनाएं होंगी वो करंट अफेयर्स में सम्मिलित की जाएंगी। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। मध्य प्रदेश में हिंदी भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो हिंदी भवन का जो निर्माण किया जाएगा ग्वालियर में किया जाएगा। ग्वालियर में देखिए ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, हिंदी के सबसे बड़े वक्ता रहे हैं वो, तो इस वजह से आने वाले समय में जो हिंदी भवन होगा ये अटल जी के नाम से होने की संभावना भी ज्यादा है। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 7 करोड़ रुपए दे दिए हैं। और ये जो मंत्रालय रहेगा, यहाँ पे 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो अभी नामकरण नहीं हुआ है तो अभी हिंदी भवन याद करके रखना है। ये बजट में भी था, बजट में भी बाकायदा इसकी घोषणा हुई थी। ये रहेगा संस्कृत विभाग के अंतर्गत। आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है, ये संस्कृत विभाग के अंतर्गत आएगा हिंदी भवन। बहुत सारी चीजें होंगी, अब जैसे इसका निर्माण प्रारंभ होगा तो फिर बाकी की चीजें हम वहां पर देखेंगे इनॉग्रेशन के टाइम में। अभी क्या है, देश के कुल गेहूं निर्यात में कितने प्रतिशत की भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 46% के भागीदारी के साथ। अभी क्या हुआ है कि रसिया और यूक्रेन के वार के समय पे इंडिया को एक अवसर मिला सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि वही सीजन था हमारे यहाँ गेहूं का, मार्च और अप्रैल का टाइम था। तो इसमें क्या हुआ, उस टाइम पे उत्पादन मध्य प्रदेश में अच्छा हुआ और थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल गया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है। जिसमें पूरे ऑल ओवर कंट्री की बात करी जाए तो जिसमें से अकेला मध्य प्रदेश का, क्योंकि हमारे यहाँ जो गेहूं होता है वो सरबती गेहूं होता है और अच्छी क्वालिटी का गेहूं होता है। जैसे पंजाब में गेहूं होता है सबसे ज्यादा, लेकिन वो गेहूं पीडीएस वाला ज्यादा होता है। तो कई वजह से एक बार एमएसपी को लेकर भी थोड़ा सा चीजें फ्लैक्चुएट होती हैं, क्योंकि क्या है, एक खराब क्वालिटी का गेहूं एक और अच्छी क्वालिटी के गेहूं में यदि 100 रुपए का डिफरेंस है तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों की गेहूं की क्वालिटी में डिफरेंस भी, एमएसपी भी उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन एमएसपी एक प्राइस होता है किसी भी एक गेहूं के लिए, 100-200 का अंतर आ जाता है खरीदारी करते समय। तो इसी वजह से जो आप लोगों की डिमांड है कि कृषि कानून आना चाहिए कि लोग अपना जो अनाज है वो अपने हिसाब से किसान बेच सके, तभी उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। अब सरबती गेहूं भी उसी रेट पे जा रहा है, प्राइस पे जा रहा है, और एक नॉर्मल गेहूं जो है वो भी उसी प्राइस पे जा रहा है, तो ये गलत बात है। लेकिन मध्य प्रदेश में गेहूं अच्छी क्वालिटी का होता है, तो इज्जत बचाने के लिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को अवसर दिया गया और 46% का गेहूं मध्य प्रदेश ने क्या किया, सहयोग किया। लगभग 21 लाख मीट्रिक टन का गेहूं निर्यात किया गया है। 2020-21 में गेहूं उपार्जन पर हम देश में नंबर 1 पे रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 4000 करोड़ से अधिक प्रकरण स्वीकृत मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना जिसमें 6000 रुपए मिलते हैं, प्रथम चरण के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। आयुष्मान कार्ड संख्या, सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड जो बनाए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे है। इसको लेकर के थोड़ी से दिक्कतें भी हो रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों गुणवत्ता में देश प्रथम स्थान पर है। ये सारी चीजें रही हैं, लेकिन आपको 46% की भागीदारी 169 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 600 मीट्रिक टन के पार हो गया उत्पादन, ये यानी 600 मीट्रिक टन याद रखना है, 46% याद रखना है। 21 लाख मीट्रिक टन का गेहूं क्या किया गया, निर्यात करना है। ये 3 बातें गेहूं को लेकर के ध्यान में रखनी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। ईटी ट्रेवल एंड टूरिज्म अवार्ड 2023 में मध्य प्रदेश को किस कार्य क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया? तो ये किया गया वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो अभ्यारण्य हमारे नेशनल पार्क होते हैं वहां पर पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज जो वहाँ पे अभ्यारण्य है के जो हेड होते हैं वो करते हैं। काफ़ी अच्छे मचान वगैरह बनाते हैं, पेड़ों पे लटका करके आपको रोकते हैं, रात भर कैंडल वगैरह जलती हैं, ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। लोगों को टूरिज्म को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो वो वहाँ पे फॉरेस्ट टूरिज्म को बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से अवार्ड दिया गया। ये दिया गया द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अवार्ड के, ईटी मतलब इकोनॉमिक्स टाइम, ठीक है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमने आपसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लाभ के लिए आय की सीमा 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कि पहले जो इसकी संख्या थी 6 लाख थी, अब इसको बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है। ये कब किया गया? अभी यह क्या हुआ है कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री ने करी है किसकी घोषणा, युवा नीति की। काफी पहले से यूथ पंचायत का आयोजन किया जाना था, बलिदान दिवस के दिन इसका आयोजन किया गया है। तारीख को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कहाँ आयोजित की गई थी? भोपाल में की गई थी, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। यहाँ पर कुछ घोषणाएं की गई हैं, उनमें से एक घोषणा ये है जो प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। पहली बात तो ये, स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक,
क्या किया जाएगा, 100 करोड़ की लागत से एक स्टूडेंट इनोवेटिव फंड बनाया जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है स्टूडेंट इनोवेटिव फंड कितने करोड़ का बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा 100 करोड़ का। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जाएगा। दूसरी बात आएगी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में कितने लाख रुपए तक की जो आय है उसको निर्धारित किया गया, तो ये याद रखना, ये 8 लाख रुपए तक की आय। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य चीजें भी हुई हैं। एक माँ तुझे प्रणाम योजना चलती है, जिसमें लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको देश में जो हमारे विजिट कराए जाते इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या हमारी बोले आप बाघा बॉर्डर वगैरह ऐसी जगहों को लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए ऐसी जगहों पर विजिट कराया जाता है। तो उसमें क्या है कि उनके उसकी तर्ज पे प्रदेश के चयनित युवाओं को अपने प्रदेश और संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्राओं का क्या किया जाएगा, आयोजन कराया जाएगा। अब साथ ही में एक युवा पोर्टल का भी लॉन्चिंग की गई है, युवा पोर्टल mp.gov.in करके। वहां पर विशेष कुछ नहीं है, विशेष ये है कि अच्छी चीज भी है, आपसे रिलेटेड, युवाओं से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं चलती हैं, जितने भी सरकार की तरफ से प्रोग्राम्स चलते हैं, आप जिन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, ये सबको समेट करके उन्होंने एक जगह रख दिया है कि जो युवाओं को क्या होता है, कई बार अलग अलग वेबसाइट्स विजिट करनी पड़ती है। एग्रीकल्चर, यदि किसान है, किसान का बच्चा है, उसको कुछ समझना है या कुछ योजना का लाभ लेना, तो वो उनकी वेबसाइट पे जाता है, लघु उद्यम की वेबसाइट पे जाता है। तो ऐसी योजनाएं जो युवाओं से रिलेटेड है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे रख दी गई है, और ये पोर्टल पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उस वेबसाइट पे ही जाओगे, पर आपको एक जगह समेट करके रख दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मेधावी विद्यार्थी योजना में इन्होंने आय तो बढ़ा ही दी, साथ ही में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का ऐलान किया है। अब ये योजना के अंदर क्या क्या होगा, ये जब डिटेल्स आएगी तो उस पर मैं आपको प्रश्न लेकर के आऊंगा। नीट पर भी इन्होंने कुछ घोषणाएं करी हैं, उसका क्या उसके तरीके रहेंगे, अभी उसको इस वजह से सम्मिलित नहीं किया है। सरकारी नौकरी के लिए इन्होंने अभी वन टाइम एग्जाम फीस लागू करी है। वन टाइम एग्जाम फीस अब ये किस प्रकार से लागू होगी कि वो ईयर वाइज होगी कि किस प्रकार से होगी, कि व्यापम के लिए अलग होगी, पीएससी के लिए अलग होगी, या कॉमन एक फीस जमा करा लेंगे, 1000 रुपये टोकन मनी जमा कर दो, सारे फॉर्म भरो, इस टाइप की होगी। अब ये डिटेल्स आएंगी तब हमें पता चलेगा। ठीक है, मोटे मोटे जो चीजें हैं आपको ये 100 करोड़ वाली अंडरलाइन करके रख लेनी है। 6 लाख को 8 लाख कर दिया, ये याद करके रख लेना। यूथ महापंचायत का आयोजन कहाँ हुआ था, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में हुआ था, ये याद करके रख लेना है। ये सारी चीजें आपको बना लेनी, बाकी के जब डिटेल्स आएंगी, सरकार की युवा नीति जब आ जाएगी पोर्टल पे, अभी केवल पंपलेट आया है पोर्टल पे, बाकी की पीडीएफ नहीं आई, जैसे ही आती है तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप सभी से प्रश्न पूछा था कि दिव्य वनवासी रामलोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा। मैं बजट के वीडियो से कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से उठा रहा हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियोस आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी है, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के जस्ट नीचे प्लेलिस्ट दी गई है 2022 आर्थिक करके, उसमें आपको बजट मिल जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर काफी सारे लोगों ने दिया है, पर जितनी आशा थी उससे कम लोगों ने दिया है। संख्या बढ़ाइए, गलत बात है। ओंकारेश्वर में एकात्म धाम की स्थापना की जाएगी। सलकनपुर देवी में श्री देवी महालोक की निर्माण किया जाएगा। सागर में संत रविदास स्मारक बनाया जाएगा, वहां पर आयोजन भी किया गया था। ओरछा में कौन है, राम राजा है, तो उनको राम राजा लोक चित्रलोक का निर्माण किया जाएगा। चित्रकूट में आपका दिव्य वनवासी, जब वनवासी की बात आती है तो चित्रकूट में उनका वनवास हुआ तो वनवासी रामलोक बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने प्रावधान कितना किया है, तो 358 करोड़ का किया है। इसके अलावा भारत भवन में कलाग्राम, ठीक है, ये भारत भवन जो है भोपाल, उसमें कलाग्राम बनाया जाएगा। रामपायली बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय बनाया जाएगा। ग्वालियर में हिंदी भवन बनना ही है, और अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक की स्थापना भी वहां पर की जाएगी। ये सारी चीजें कहाँ की जाएंगी, इनके बारे में बता दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। लेकिन आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, देश के सकल घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान 3.6 से बढ़ करके अब कितना हो गया है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और करंट अफेयर आपको पसंद आता है तो वो भी बताना है, और किस प्रकार का लग रहा, कोई नए सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताना है। मैंने रेगुलर वाली आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम बता दी है। आप चाहते हैं कि रेगुलर रहे, कोई भी खबर रहे, तो फिर कोशिश करते हैं कि लेकर के आएंगे, क्योंकि 1 आवर की भी क्लासेस चल रही करंट अफेयर की, और उसमें क्वेश्चंस क्या रहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन इतने क्वेश्चंस नहीं मिल पाते कि हम आपको ज्यादा क्वेश्चंस लेकर के डेली का करंट अफेयर करा पा रहे एमपी को लेकर के। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा करके भी डेली करंट अफेयर लाया जा सकता है। अभी 10 क्वेश्चन टारगेट रहता है, तो हो सकता है कभी 5 रहेंगे, कभी 6 रहेंगे, इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। यदि आप कहेंगे तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स के साथ होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। पीडीएफ इसकी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।